हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका पार्ट 5 है ये वीडियो का, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का और चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको नगर के विषय में, हम आपको समझाएंगे नगर। पहले आपने गांव पढ़ा, फिर कस्बा समझा, अब हम नगर पे आते हैं। नगर देखिए, जो मैंने मैटर लिखा है इसमें आप देखिएगा, इसमें मैं अगर पॉइंट्स लगा दूंगी तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ जाएगी। नगर समझाने के लिए बहुत आराम से आप इसको देखिएगा, और अगर हम इस पर निशान लगा देंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यूँ ही हम समझाते हैं इसको। देखिए, नगरीय समुदाय क्या होते हैं। ये नगरीय क्षेत्र में देखिए, जो नगरीय समुदाय होते हैं उनको नगरीय समुदाय, नगरीय क्षेत्र, चाहे नगरीय समुदाय बोलो चाहे नगरीय क्षेत्र बोलो, ये हमारे नगर का पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई नगर आ जाए क्वेश्चन पेपर में, नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं पूछ ले या नगरीय समुदाय की विशेषताएं पूछ ले, तो इट्स मीन आपका आंसर का प्रारूप एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए, नगर अथवा नगरीय समुदाय की कोई विशेषता परिभाषा नहीं दी गई है, और इसमें नगरों का जनसंख्या के आधार पर देखिए, आप इसमें लिखा है जैसे कि ग्रीनलैंड में 300 व्यक्तियों के होने पर, यानी 300 निवासियों के होने पर, अर्जेंटीना में 3000, इटली और स्पेन में 10,000, अमेरिका में 20,000 और कोरिया में 40,000 निवासियों के क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में नगरीय क्षेत्र का संबंध कस्बों तथा नगरों दोनों से है, जिसमें कि कस्बों की विशेषताएं हों, यानी कि कस्बा, आपको पिछले वीडियो का याद होगा कि कस्बे में कुछ कुछ नगरीय फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना। जैसे वहाँ पे बैंक भी थोड़े से हो, बिजली का सेक्टर भी हो, आपकी बाज़ार भी हो, और आपको मतलब नगरीय विशेषताओं को कुछ कुछ लेते हुए कस्बे होते हैं। कस्बे गांव से तो दूर होते हैं, लेकिन नगरों के नज़दीक होते हैं। तो भारत में नगरीय क्षेत्र का संबंध जो है कस्बों तथा नगरों दोनों से होता है। अब है, नगरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों में संलिप्त होते हैं। यानी कि नगरों में हम कुछ ऐसी बस्तियों को लेते हैं। बस्ती मतलब होता है एक थोड़ा भू क्षेत्र का, एक ऐसा भू क्षेत्रफल, मतलब ऐसा भूभाग होता है जिसमें बहुत ही लोग कंजस्टेड रूप में रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा मलिन बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ। तो बॉम्बे में देखो कितने स्लैम आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसी बस्तियाँ जो बहुत ही कंजस्टेड रूप में रहती हैं, ऐसे लोग जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम बस्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो बस्तियों के ऐसे समूह को हम सम्मिलित करते हैं नगरों में, जिसके अंतर्गत के रहने वाले निवासी गैर कृषि व्यवसायी हों, यानी कि जहाँ पे कृषि मुख्य व्यवसाय ना हो। ठीक है, और नगर से तात्पर्य एक ऐसी बस्ती से या बस्तियों के ऐसे समूह से होता है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र हो। सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र मतलब आपका एकदम परफेक्ट बिजनेस का तरीका हो लोगों का वहाँ पर, और उसमें प्रशासनिक इकाई हो। प्रशासनिक इकाई मतलब कि आपका पुलिस और प्रशासन का भी उसमें मतलब वजूद हो। आवागमन के विकसित साधन हो। आवागमन के साधन यानी कि हमारे जो ये कन्वेंस, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से कहीं और जाना, तो आने जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त विकसित साधन हो, और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हों। यानी कि अन्य सुविधाएं जैसे आपकी बैंकिंग सेक्टर हो गया। अब आप शहरों में देखो कितनी सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो, तो ऐसी सारी सुविधाओं को सोचो। बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, और आपके लिए बाज़ारों की उपलब्धता भी है आसानी से। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके आगे 1-2 किलोमीटर जाने पे आपको आराम से बाज़ार मिल जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम नगर कहते हैं। और नगर की कोई विशेषता या परिभाषा नहीं कही गई है। जैसे कि बिल कॉक्स ने कहा है कि नगरों के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है।
जिसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो। यानी कि प्रति वर्ग मील में 1000 से ज़्यादा लोग रहते हों और वही उसी क्षेत्र को हम नगर कहते हैं। लेकिन उनका कृषि का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर कृषि व्यवसाय मुख्य हो जाएगा तो आप गांव में तो वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक। अब जब हम इसके नगरों की विशेषताओं की ओर चलेंगे, ये देखिए नगरों की विशेषताओं पे अब हम आते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, ये देखिए। ठीक। तो जब हम नगरों की विशेषताओं पे आएंगे तो इन विशेषताओं से आप नगरों को और नज़दीक से समझ पाएंगे। जैसे कि पहली हमारी विशेषता है, देखिए, सामाजिक विभिन्नता। ये वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन, सामाजिक विभिन्नता नहीं, सॉरी, इसका हेडिंग होगी व्यवसायों में विभिन्नता। ऑक्यूपेशन है ना, ठीक। इसकी पहली हेडिंग आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि व्यवसायों में विभिन्नता। वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन से याद रखिएगा, यहाँ व्यवसाय हैं। ठीक, गलत लिख गया है। वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन में क्या होगा, देखिए नगरों में असंख्य प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं, असंख्य प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग पाए जाते हैं और ये नगरों की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ पर व्यवसाय असंख्य प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ शायद ही कोई ऐसा व्यवसाय हो जिसे कि नगरों का प्रमुख व्यवसाय ना कहा जाए। कुछ व्यक्ति देखिए आप, पापड़ तक बनाने का काम, मेथौरी जो ऐसे ड्रॉप करके लगाई जाती है छतों पर, पापड़ बनाना, मौसम के मतलब त्योहारों के आने पर देखिए आप एक अलग बिजनेस चमकता है। शहरों में लोग पापड़ बनाने का काम करते हैं। जो मिथौरी मंगौड़ी जो ऐसे जो आप देखेंगे छतों पर महिलाएं जो लघु व्यवसाय करती हैं, लघु यानी कि कुटीर उद्योग करती हैं, है ना, तो वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उसमें संलिप्त नहीं हो पाती हैं। वो रहती हैं, उनका टच ग्रामीण ही रहता है, लेकिन वो व्यवसायों के चलते शहरों पे रहती हैं। तो वो अपना मिथौरी मंगौड़ी चुवा करके, सुखा करके, उसको पैकेट्स में पैक करके बाज़ारों तक बहुत आसानी से पहुंचा देती हैं और वो हम तक और भी आसानी से आ जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ एक कदम घर से बाहर निकाल के मार्केट तक पहुंचना है और फिर हम वहाँ से अपना धन खर्च करके और उस पैकेट्स को हम आसानी से अपने घर तक ले आते हैं। हमारे लिए बहुत आसानी से होता है, लेकिन जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये वर्कलोड हो उनके ऊपर पर्याप्त होता है। लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो हमारे नगरों का प्रमुख व्यवसाय ना कहा जा सके। यहाँ असंख्य प्रकार के व्यवसायों का बोलबाला होता है। मतलब बोलबाला मैंने एक जनरल सी लैंग्वेज का यूज़ कर लिया है। यहाँ बहुत से प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। यहाँ अगर कोई क्लर्क है तो कोई लेखा अधिकारी भी है, कोई मास्टर है तो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई कपड़े की मिल का मालिक है तो कोई वहीं पे नौकरी भी करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में ओनर है, मालिक है, और तो कोई उसके प्राइवेट वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, कोई साइबर कैफ़े भी खोल रहा है, चला रहा है, तो कोई बाज़ार में आवाज़ लगा करके चाट बताशे भी तो बेचता है ना। इस प्रकार से हमारे नगरीय समुदायों में, हमारे नगरों में व्यवसायों की बहुलता होती है, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ व्यवसाय पाए जाते हैं। यहाँ इंसान के कार्य करने की क्षमता यदि अच्छी है और वो जुझारू प्रवृत्ति का है तो वो किसी भी चीज़ का व्यवसाय शुरू कर सकता है। आप देखिए जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती हैं, लेकिन वो एक छोटी सी अंगीठी लेकर के उस पर छोटी सी कढ़ैया, उस पर तेल रख करके वहीं के वहीं छोटे छोटे समोसे तल करके भी आपको खिलाता है ना। तो इस प्रकार से भी लोग अपना व्यवसाय, अपना जीवन यापन चलाते हैं। ठीक, तो नगरों में व्यवसायों में विभिन्नता होती है, वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ नगरों की हमारी ये विशेषता होती है कि यहाँ के जो जीवन है, यहाँ का जो सामाजिक जीवन है, जो उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हीं को हम सामाजिक विभिन्नता कहते हैं।
यहाँ के जीवन में यानी कि नगरों के जीवन में एकरूपता नहीं पाई जाती है, इसका अभाव होता है। एकरूपता मतलब आप सोचिए कि सब कुछ एक जैसा जीवन चल रहा है जैसे गाँव में चलता है, नहीं। कोई यहाँ सुबह 4 बजे भी उठ रहा है तो कोई 6 बजे भी उठ रहा है, कोई 9 बजे भी उठ रहा है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है कि एक रूपता का मतलब हम समझा रहे थे कि एक रूपता मतलब यहाँ 4 बजे भी उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, किसी की दोपहर, किसी की सुबह ही 12 बजे दोपहर में होती है ना। कोई नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता है तो शाम को 5 बजे भी सो करके उठता है। तो हमारे यहाँ एक रूपता का अभाव होता है। नगरों में हमारे यहाँ उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य की अनेक सुविधाएं होने के कारण यहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जातियाँ, वर्ग, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आकर के बसते हैं। इसीलिए यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, अब हम अपनी तीसरी हेडिंग में आते हैं, यानी कि धर्म का विभाजन और विशेषीकरण, इस पे। ठीक, अब धर्म का विभाजन और विशेषीकरण क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, नगरों में प्रायः सभी कार्य जो होते हैं वो विशेषकर उद्योग धंधे से संबंधित होते हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पर कार्य होते हैं। जो यहाँ के कार्य समाज में, जो नगरों में जो सब लोग कार्य करते हैं वो विशेषकर उद्योग धंधे से संबंधित होते हैं। ज़्यादातर बिजनेस की ओर लोग होते हैं और बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर श्रम विभाजन आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन मतलब आप सोचे कि लेबरी हर व्यक्ति कर लेगा, नहीं। ओनर हर कोई बन सकता है, मालिक हर कोई बन सकता है, नहीं। अपने अपने फिजिकल लेवल के आधार पे लोग यहाँ पे अपने अपने कार्यों का विभाजन करते हैं। इसीलिए क्या होता है, देखो नगरों में कोई जज होता है तो कोई वकील होता है, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सब अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। और इतना ही नहीं, एक ही व्यवसाय में विभिन्न पक्षों से संबंधित विशेषज्ञों की आवश्यकता भी तो होती है। आप अगर कोई एक व्यवसाय करेंगे तो आपको उसको चलाने के लिए, जैसे आपने लोहे के छल्ले बनाने का काम किया तो उन छल्लों को बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत भी तो होगी। आपने तो पैसा लगा के फैक्ट्री खड़ी कर दी केवल, अब उसमें आपको उसके जानकार लोगों की भर्ती भी तो करनी पड़ेगी ना। अब जैसे हम डॉक्टरों की बात करते हैं, क्या हृदय रोग विशेषज्ञ जो होते हैं और वो अलग होते हैं, हड्डी एवं जोड़ के विशेषज्ञ अलग होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हमारे अलग होते हैं, आँखों के हमारे डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और अलग अलग अपने 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 क्षेत्रों में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे श्रम का विभाजन होता है और विशेषीकरण होता है, यानी स्पेशलाइजेशन। किसी ने हार्ट में स्पेशलाइजेशन किया है ना, कोई उसका डॉक्टर बना हुआ है, कोई न्यूरोसर्जन है तो आप सोचिए कि न्यूरोसर्जन मेरा टीएनटी का ऑपरेशन, टीएनटी का डॉक्टर हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। टीएनटी आपका न्यूरो हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये होता ही नहीं है। ठीक, अब हमारा नंबर 4 आता है व्यक्तिवादिता, यानी कि इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे होता है। व्यक्तिवादिता यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबको ले करके चलने की भावना की मतलब कमी होती है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है, यहाँ देखिए कहीं पर भी हो व्यक्ति की, चाहे वो गांव हो चाहे नगर हो, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जो सोशल स्टेटस होता है उसका, वो उसके जन्म पर आधारित होता है। ठीक, और उसके व्यक्तिगत गुणों पर भी निर्भर करता है। जन्म के आधार पर आधारित होकर उसके व्यक्तिगत गुणों पर भी निर्भर करता है। और व्यक्तियों यहाँ पे थोड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम निकला और इंसान ने झट से अपना यू टर्न ले लिया, तो यहाँ पर व्यक्तिवादिता होती है। अपने को सुपीरियर मानते हुए लोग सामने वाले को धोखा देना बहुत आसान कार्य समझते हैं। घनी जनसंख्या होती है, मतलब बताया ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग मील में यहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसी होती है। घर बहुत नज़दीक, बहुत ही सटे सटे से बनते हैं, इस कारण घनी जनसंख्या होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये पॉइंट था घनी जनसंख्या। अब हमारा आ रहा है धर्म एवं परिवार का कम महत्व। धर्म एवं परिवार का कम महत्व, लेसर इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड फैमिली। नगरों में गांवों की अपेक्षा धर्म को इम्पोर्टेंस लोग कम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गतिशीलता होती है, लोगों को इतना जल्दी जल्दी अपना जॉब, अपने बिजनेस पे निकलना होता है कि सुबह का 5 मिनट उनके पास नहीं हो पाता है
और वो धर्म को कम वरीयता देते हैं। जो हुआ वो क्योंकि कर्म पे आधारित चलते हैं और परिवार को कम महत्व। मैंने बताया था इंडिविजुअल लोग जीवन ज़्यादा जीते हैं, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है, व्यक्तिवादिता लोगों में ज़्यादा होती है। अपने को सर्वे सर्वा मानने के चक्कर में वो परिवार की इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नगरों में अनेक सुविधाएं भी तो हैं उनके पास में। भोजन हम होटल में खा सकते हैं, भोजन हम होटल में भी ले सकते हैं। कपड़ों को हम घर में ना किसी से कह करके हम ड्राई क्लीनर से अपना कपड़े साफ करवा सकते हैं। मनोरंजन और दैनिक का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम बाहरी, जैसे घर में कोई नहीं है तो लोगों ने अपना क्लब अपना ज्वाइन कर लिया, है ना, सुबह वॉक करने निकल गए। तो लोग सोशल यहाँ पे मतलब सामाजिक समितियों में, यहाँ अन्य समितियों में लोग इन्वॉल्व होना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं बनस्पत परिवार के। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं अब हम, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता, नंबर 7 पॉइंट है मेरा, सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता क्या होती है? सोशल मोबिलिटी एंड टॉलरेंस की फीलिंग्स यहाँ पे क्या है? देखिए, हमारे जो नगरीय समुदाय हैं यहाँ पर श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धा और जो एक विभिन्नता होती है, पीछे मैंने हेडिंग में पढ़ा है ना, श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना और विभिन्नता के कारण, विभिन्नता मतलब अलग अलग होने के कारण यहाँ गतिशीलता की मात्रा भी ज़्यादा होती है। मोबिलिटी यहाँ पे पर्याप्त लेवल में होती है। यहाँ पर व्यक्तिगत योग्यता अनुसार हर समय में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास में इसको हम कैसे समझाएं कि अगर आपके पास व्यक्तिगत योग्यता है तो आप अपने हर टाइम में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि आपके पास योग्यता है और आप ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं बाहर क्यों निकलूं, मैं बाहर क्यों वॉक करने जाऊं, मैं घर पे ही अपना साइकिलिंग कर लूँगा। तो अपने आप टाइम में चेंजेस आप अपने ले आ सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये सामाजिक दायरा यहाँ पर लोगों का, मतलब अब हम नेक्स्ट लाइन पे हैं कि सामाजिक दायरा भी यहाँ लोगों का बड़ा हो जाता है। क्योंकि भला ना घर की अपेक्षा वो अन्य समितियों का सदस्य होना व्यक्ति यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब समितियों के आप सदस्य हो जाएंगे तो आपके दायरे भी तो बढ़ जाएंगे, आपके टच लोगों के ज़्यादा टच में आ पाएंगे। इसी कारण यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के आपस में संपर्क में आने के कारण आप अलग अलग समितियों के संपर्क में आ रहे हैं, आप अलग अलग ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इन्वॉल्व होने के कारण ही आपकी एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का विकास होता है। यानी कि आपको अवॉइडेंस की अपनी पावर थोड़ी मजबूत करनी होती है। अवॉइड करना कहते हैं हम लोग शहरों में, हर बच्चों को समझाते हैं, अपने इर्द गिर्द भी, हमारे कलीग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर, अगर जो हमारे आसपास के वातावरण में भी हर बात को अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो। अवॉइड करो मतलब सहनशील बनो, सहनशील बनो। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा सिखाई जाती है, ये नगरों की विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, अधिक मानसिक संघर्ष। देखिए, जब आप सब कुछ अपने ऊपर ले लेंगे, जब सब कुछ आप एको अहम दूजो नास्ति के सिद्धांत पे आप चलेंगे तो मेंटल स्ट्रेस तो होगा ना। क्योंकि आपको स्वयं ही बच्चे संभालने हैं, स्वयं ही जॉब करनी है, आपको स्वयं ही बाहर के ग्रुप्स में भी बराबर से इन्वॉल्व होना है, आपको अनेक समितियों का भी मेंबर बनना है। तो इसके लिए आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। 24 घंटे ही तो होते हैं एक दिन में हमारे पास। इसी 24 घंटे में हमको सब कुछ मैनेज करना होता है और अवॉइड भी करना होता है बहुत कुछ चीज़ें। तो एक मेंटल प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष, मानसिक संघर्ष होता है। नंबर 9 आता है फिजूल खर्ची और कृत्रिमता, है ना। यानी कि कहीं पर भी कुछ भी गए, कोई पोशाक देखी, कोई मतलब कुछ हमने चमकती दमकती चीज़ देखी, तो हमको कुछ मिला के यहाँ दिखावे पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। यहाँ पे कृत्रिमता, चमक दमक एवं कृत्रिमता, चमक दमक पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। कृत्रिमता मतलब बनावटी व्यवहार लोगों का ज़्यादा होता है। और अगर आप अपने स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, बहुत ही शाइनिंग अपना स्टेटस रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिजूल खर्ची तो करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारे बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी संख्या में होटल,
संस्कृति के हम लोग आदी हो जाते हैं। बर्थडे आया, अरे कौन बुलाए किसी को, कौन खाना बनाए, महिलाएं भी थक जाती हैं तो होटल चलो, है ना। तो यहाँ पे बनावटीपन ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियल जीवन लोगों का ज़्यादा होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, 10th नंबर आता है, द्वितीयक समिति व नियंत्रण की प्रधानता। द्वितीयक समिति और नियंत्रण की प्रधानता, ये क्या है? देखिए, हमारे जो नगरीय समुदाय हैं इनमें द्वितीयक समितियों की प्रधानता होती है, यानी सेकेंडरी जो हमारी एसोसिएशन होती हैं उनकी प्रधानता होती है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा कारखाना, है ना, कॉलेज, श्रमिक संघ, ये सब हमारी द्वितीयक समितियाँ होती हैं। हाँ, ये सभी समितियाँ या समूह क्या होते हैं, वो अपने अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य तो करते हैं, कार्य ये सब लोग करते रहते हैं अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, क्योंकि यदि कारखाना नहीं चलेगा तो उनका उद्देश्य कैसे पूरा होगा। कॉलेज का अपना उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना, और श्रमिक संघ का अपने उद्देश्य होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, ये जो समितियाँ होती हैं इन पर नियंत्रण की समस्या भी खड़ी होती है। इन पर कंट्रोल कौन जो है रखेगा, है ना। तो ये समितियाँ इतने विभिन्न प्रकार की होती हैं कि इन पर किस प्रकार से हम नियंत्रण रखते हैं, इन पर हम प्रथाओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा और धर्म के माध्यम से हम नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कॉलेज में, कॉलेजेस होते हैं, विद्यालय होते हैं, वहाँ पर क्या है, हम एक बच्चों को संस्कृति सिखाते हैं, ट्रेड बताते हैं, भारतीय संस्कृति सभ्यता की हम छवि प्रस्तुत करते हैं। तो हम इनके द्वारा, यानी कि प्रथाओं परंपराओं के द्वारा हम नियंत्रित रहते हैं। श्रमिक संघ है हुआ, कारखाना हुआ, ये सब में काम करने वाले लोग थोड़े से कह दो कि उच्च स्तर के ना हो करके थोड़े निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं। तो इन पर तो धर्म की अमिट छाप होती है। तो ये लोग इस प्रकार से नियंत्रित भी रहते हैं। और ये जो द्वितीयक नियंत्रण के साधन हैं, कौन कौन से हमारे द्वितीयक नियंत्रण के साधन हैं? प्राथमिक नियंत्रण के साधन हमारे अलग हैं, और द्वितीयक नियंत्रण के साधन हैं जैसे हमारे पुलिस, कानून, कोर्ट, सेना, इन सब के प्रयोग द्वारा भी नियंत्रण बनाए रखा जाता है। जैसे यदि कारखाने में काम करने वाले श्रमिक उग्र हो जाएं, अपनी मांगों को लेकर तालाबंदी हड़ताल कर दें, तो इन पर पुलिस का सहारा लिया जाता है, कोर्ट का सहारा लिया जाता है। श्रमिक संघ यदि अपनी अनर्गल बातों को मनवाने पे आ जाए, उनका नेतागिरी ज़्यादा बढ़ जाए, तो तुरंत पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाता है। तो द्वितीयक समितियाँ तो होती हैं, लेकिन उन पर भी नियंत्रण की, द्वितीयक समिति और नियंत्रण की प्रधानता होती है हमारे शहरों में। नंबर 11 है हमारा अव्यक्तिक संबंध, ये वाला, ठीक। अव्यक्तिक संबंध हमारे क्या है? देखिए, यहाँ पर जब आप बाहर की समितियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके परिवार का इम्पोर्टेंस उतनी है नहीं, तो आपके यहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशंस होंगे, सोशल रिलेशनशिप आपकी इम्पर्सनल होगी, आपकी पर्सनल नहीं होती है। यहाँ पे आपके व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। टच एंड गो का रूल यहाँ पर चलता है। अपने काम पे आए, जैसे आप जॉगिंग करने गए या आप जिम पर गए, तो वो एक अदर्स सेकेंडरी, आप समिति के सेकेंडरी आप एसोसिएशन के मेंबर बने, तो वो उस एसोसिएशन का मेंबर बनने के बाद आपने अपना आधा घंटा टाइम दिया, 1 घंटा टाइम दिया, जिस हिसाब से आपने पेड की है फीस, उस हिसाब से फिर आप अपने घर वापस आ गए। तो टच एंड गो, कोई आपका इमोशनल रिलेशनशिप वहाँ नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक सुविधाएं। कंपटीशन की भावना तो आप शहरों में खुद ही समझ सकते हैं कितनी होती है। अगर आपके यहाँ एसी लगा है तो बगल वाले की तुरंत कुलबुली हो जाएगी कि भाई उनके यहाँ एसी लगा है, हमें भी लगाना है, हमें भी लगाना है। और सामाजिक सुविधाएं यहाँ पर बहुत प्राप्त होती हैं जगह जगह पे, जैसे बाज़ार मिल गए, है ना। और नगरीय समुदायों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो हमारी द्वितीयक समितियाँ और व्यक्ति होते हैं, ये सभी अपने अपने स्वार्थों को देखो पूरे करने में केवल लगे रहते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में या प्रत्येक समूह दूसरे समूह के साथ में एक कंपटीशन की भावना होती है, आगे निकलने की सब लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा नगरों में ज़्यादा होती है। और वातावरण में क्या होता है, अपनी क्षमता अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसको सामाजिक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं।
जैसे कि अगर कोई चाहता है कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है या सेना में जाना है, तो वो उस प्रकार से ट्यूशन्स या और अलग अलग टाइप से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करके वो उस उद्देश्य तक अपने पहुंच जाता है या उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ सामाजिक सुविधाएं भी होती हैं। अधिक अपराध व समस्याएं, हमारा लास्ट पॉइंट है 13। अधिक अपराध व समस्याएं हमारे यहाँ होती हैं। ये देखिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये अधिक अपराध व समस्याएं। ठीक, इसमें देखिए अलग अलग तरह से लोग, अलग अलग जगहों से लोग शहरों में आते हैं रहने के लिए। उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनकी शिक्षा का लेवल कैसा है, उनका मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी संस्कृति, उनको कल्चर कैसा सिखाया गया है, वो किस परिवेश से निकल करके आए, इसका तो कुछ पता भी नहीं होता है। इसका जब कुछ पता नहीं होता है तो यहाँ पर लोग शिक्षित कम, बाहर से आए हैं, शिक्षित नहीं हैं, लेकिन रोज़ी रोटी तो करनी है ना, पेट तो पालना है ना रोज़। तो अपराधों की संख्या यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है शहरों में। ज़रूरी नहीं कि शहरों में आप और हम शिक्षित हैं तो सभी पूरा कानपुर शहर हमारा या पूरा लखनऊ या पूरा दिल्ली हमारा शिक्षित है। इन्हीं शिक्षितों में से कुछ जाहिल भी निकल करके आते हैं जो बहुत ही घृणित कृत्य को परिणाम देते हैं। और इसी कारण यहाँ पे शहरों में बनस्पत गाँवों के बहुत सारी समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जहाँ पर अपराध होते हैं वहाँ समस्याओं का तो, अपराध और समस्याओं का तो चोली दामन का साथ है। अपराध हैं तो समस्याएं हैं, जिनको कि सारा कहते हो कि पानी का घड़ा, एक तरीके से सारा घड़ा फूटता है हमारे पुलिस प्रशासन पर। उनको ही सब कुछ कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी सुविधाएं हमको शहरों में ही मिल पाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद में जो हमारा ये ग्रामीण नगरीय संपर्क आप देख रहे हैं, लास्ट में स्टार डाल के पॉइंट है, इसमें आपको गांव और नगरों के बीच के अंतर को समझते हुए, अब आप ग्राम और नगर जो मैंने सब समझा दिया है, इसके अंतर को समझते हुए इनके बीच में संपर्क स्थापित करना, यानी कि इनके बीच में संबंध भी आपको देखना है। ये जो परिभाषा मैंने लिखी है सोरोकिन और जिमरमैन की, ये देखिए दिख रही होगी शायद आपको, ये वाली। इसमें आपको देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके चल रही हूँ, ऐसे आप देखिएगा इसको। ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय पतीली में उबलते हुए पानी के समान है। एक का विशिष्ट लक्षण स्थिरता है तो दूसरे का विशिष्ट लक्षण उसकी गतिशीलता है। ये आप इस तरीके से मैंने बताया ना, गांव और नगरों के बीच के अंतर को और उन दोनों के संबंध को इसमें आपको लिखना है। आप ये समझ लीजिए इस परिभाषा से, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको यूं ही हम एक आई है हेडिंग तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। ग्रामीण समुदाय हमारा शांत रहता है, प्रकृति के निकट रहता है, इसलिए वो उसकी तुलना एक घड़े में शांत पानी की तरह की गई है। नगरों में इतनी चहल पहल होती है, इतनी गतिशीलता होती है, इतना लोगों का बनावटी जीवन होता है कि वो पानी जिस प्रकार से एक पतीली में या एक भगोने में पानी बॉयल होता है, उसी प्रकार से यहाँ का जीवन चलायमान रहता है, उबलता रहता है, लोगों को मेंटल स्ट्रेस रहता है। एक का लक्षण क्या है, मतलब इस ठहराव है, और दूसरे का लक्षण यानी गांव का लक्षण ठहराव है, विशिष्ट लक्षण, और शहरों का विशिष्ट लक्षण हमारी गतिशीलता यानी मोबिलिटी है, जहां आप हमेशा चलायमान रहते हैं, आप ठहर नहीं सकते। ठीक, तो कोशिश मैंने की है समझाने की और उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करते रहना। अच्छा लगता है कि कुछ समझ में आता है बच्चों को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिख के समझाना पड़ता है, मेहनत करती हूँ, अप्रिशिएट आप ही लोग करेंगे। तो अब हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर आज फिनिश होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी आपका जॉइंट फैमिली का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि जॉइंट फैमिली नाम के चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।